जय हिंद सभी को। मैं डॉक्टर रविंद्र। क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम फिजिक्स सब्जेक्ट में मैंने जो एक बुक लिखा है फिजिक्स एग्ज़ाम, उस बुक का प्रैक्टिस पेपर 7 का सेकंड पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। ये 10 पेपर सब लोग पढ़ेंगे। 10 पेपर का पीडीएफ, ये जो बुक है कंप्लीट बुक का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो पीडीएफ देख के पढ़ेंगे। और जहाँ जहाँ आपको डिफिकल्ट लगता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, तभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस पेपर 7 का। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मास फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। अभी सेकंड पार्ट में सेक्शन डी एंड ई डिस्कस करेंगे। डी पार्ट जो है आप लोगों को पता है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं। एक पैराग्राफ दिया है और इस पैराग्राफ का रिलेटेड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे। अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ और ये जो पैराग्राफ है इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये ट्रांसफार्मर का रिलेटेड टॉपिक है। पहला क्वेश्चन स्टेप, आपको पता है स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप लोग पढ़े, तो स्टेप अप कैसा होता है, स्टेप डाउन कैसा होता है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है, ये सब आप थ्योरी में पढ़ लिए। और ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है वो आपको पता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो अब इधर डायग्राम भी दिए है, ये स्टेप अप है स्टेप डाउन है, आपको पता चलेगा देखने से। सो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। Which of the following is a common application of step up transformer? Step up transformer का common application है power distribution over a long distance। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। If a direct current is given to primary coil of transformer, it will not work। तो ट्रांसफार्मर के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का ज़रूरत होता है, तो का टाइम वेरिंग करंट का ज़रूरत होता है। तो डायरेक्ट करंट में ये ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफार्मर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि उसमें दो कॉइल इधर दिया, दो कॉइल म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करेगा। फोर्थ क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट इन कनेक्टेड टू 12 watt light bulb। द वैल्यू ऑफ पीक करंट इज, वैल्यू ऑफ पीक करंट इज, इसका आंसर है ए 1/√2 एम्पियर। सो इधर सॉल्व किया मैंने। पी दिया है हमें 12 वाट एंड पी दिए 24 वोल्ट। देन करंट आई इक्वल टू P/V, देन 12/24 इज इक्वल 0.5 एम्पियर। देन वैल्यू ऑफ पी करंट इज इक्वल टू √2 I/RMS। तो ये I/RMS है। सो √2 × 0.5 दैट इज इक्वल टू 1/√2 इसका आंसर है। इसको आर में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कॉमनली यूटिलाइजेस इन अ ट्रांसफार्मर फॉर इट्स ऑपरेशन। इधर कहाँ कहाँ ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, ये ऑप्शन दिए इधर। माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक ड्रिल, LED फ्लैश लाइट, मोबाइल फ़ोन चार्जर। सो इसका आंसर मोबाइल फ़ोन चार्जर है। Many electronic devices such as mobile phone charges use transformers to convert the voltage from electrical outlet to a lower voltage suitable for charging the devices। लैपटॉप चार्जर वगैरह सब में ट्रांसफार्मर लगता है। तो अभी सेकंड पैराग्राफ है क्वेश्चन नंबर 30 का। ये डायोड के रिलेटेड है, पीएन जंक्शन डायोड। सो पीएन जंक्शन डायोड में क्या क्या प्रोसेस होता है, यू नो दैट डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, दीज टू इम्पोर्टेंट प्रोसेस टेक्स प्लेस। सो डिपेंड अपॉन द पीएन जंक्शन डायोड, दिस पैराग्राफ इज गिवन फ्रॉम द चैप्टर सेमीकंडक्टर। सो दिस पैराग्राफ इज रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर। सो रीड द पैसेज, ये जो पैसेज दिया अच्छे से रीड करो और क्वेश्चन का आंसर दे दो। मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। विच प्रोसेस इज primarily responsible for the formation of PN junction diode
in a PN junction in a diode. So that is a diffusion. Main process is diffusion. Now second, in a forward bias PN junction diode, what happens to the width of the depletion layer? फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होता है और रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होता है. तो ये फॉरवर्ड बायस है, इधर डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होता है. Which of the following statements about the concentration of the charge carrier in a n-type semiconductor is correct? n-type semiconductor में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, then concentration of electron is greater than the concentration of holes. क्योंकि उधर पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी वजह से इधर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट इन द पीएन जंक्शन डायोड? सेम एज द डिफ्यूजन करंट, अपोजिट टू द डिफ्यूजन करंट, रैंडम, जीरो. इसका आंसर है अपोजिट टू डिफ्यूजन करंट. इसका और क्वेश्चन है, अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड इज अ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 volts if forward current of 10 milliampere is passing through the diode. What is the forward bias resistance of the diode? So forward bias का resistance है ये 700 ohm. तो फॉर्मूला हमारे पास है, दिस इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, then R is equal to V upon I, that is equal to 0.7 divided by 10 into 10 to the power minus 3 is equal to 700 ohms. Now next question है सेक्शन E. सेक्शन E का 5 मार्क क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे और 3 5 मार्क का क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करेंगे. 3 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन को और दिया है, तो ये और क्वेश्चन आपको तो कोई भी एक क्वेश्चन करना है. इधर ए में फर्स्ट में ए एंड बी है, सेकंड में ए एंड बी है. आप सॉल्व करते टाइम फर्स्ट में ये सॉल्व किया तो उसका ही बी सॉल्व करना है. सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? 31 नंबर. शो दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज गिवन बाय यू इज इक्वल टू माइनस पी बार डॉट ई बार. हेंस फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग इट from the position of unstable equilibrium to stable equilibrium. इसके लिए unstable equilibrium and stable equilibrium you take a value of theta, one is 0 and second one is 180. Now how to derive this potential energy? For that you write first of all draw the diagram and write few sentence or describe the diagram accordingly. This now here consider an electric dipole is placed in a uniform electric field E with the dipole moment P making an angle theta with the field. Two equal and opposite forces plus EQ and minus EQ acts on its ends. The total forces from a couple, the two forces form a couple because these two forces are equal and opposite, equal in magnitude and opposite in direction. The torque exerted by the couple will be, ये टॉर्क का डेरिवेशन में अपने लोगों ने किया था, इधर डायरेक्ट टॉर्क का डेरिवेशन करना है, फिर से टॉर्क डेराइव नहीं करना है. नाउ हियर टॉर्क इज इक्वल टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2a sin थीटा. सो नाउ क्यू इंटू 2a दैट इज इक्वल टू p डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू pe sin थीटा. Then if the dipole is rotated through a small angle d theta against the torque acting on it, then the small work is done. That work done dw is equal to tau into d theta. Then put the value of a torque from the above equation number 1, that is Pe sin theta. So this equation become dw is equal to Pe sin theta d theta. इधर हम लोगों ने थोड़ा सा रोटेट किया है इसको अगेंस्ट द टॉर्क का अगेंस्ट थोड़ा सा रोटेट किया, एंगल डी थीटा यूज किया. तो अभी हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 तक अगर उसको रोटेट करेंगे, देन व्हाट इज द टोटल वर्क डन? दैट टोटल वर्क डन फॉर रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इट्स ओरिएंटेशन मेकिंग एन एंगल थीटा 1 to theta 2.
सो ये फॉर्मूला आएगा टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 to थीटा 2 PE साइन थीटा डी थीटा। सो P बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा और उसका इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा थीटा 1 to थीटा 2, देन द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू PE cos theta 1 minus cos theta 2. This work done is stored as a potential energy of the dipole, so that U is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2. If initially the dipole is oriented perpendicular to the direction of field, then theta 1 is equal to 90 and brought to some orientation making an angle theta with field, so that we use theta 1 is equal to 90 and theta 2 is equal to any value of theta. Then the equation this equation 3 become U is equal to PE 0 minus cos theta, because cos 90 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, थीटा 1 cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, थीटा 2 की जगह थीटा लिख दिया, देन U इज इक्वल टू माइनस PE cos theta that is equal to minus P bar dot E bar. Then position of stable equilibrium. For position of stable equilibrium theta is equal to 0, so the answer is minus PE. In position of unstable equilibrium, when theta is equal to 180, that is opposite to the direction of electric field lines or electric field, so that answer is a minus PE cos 180 is equal to minus 1, then total energy is a plus PE. For rotating a dipole from a position of unstable to the stable equilibrium, then PE 180 minus PE 0, so that the total work done is equal to minus 2 PE. इसका B section है plot a graph comparing the variation of potential P and electric field E due to a point charge Q as a function of distance r from the point charge. Plot a graph comparing variation of potential वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो ये आपके टेस्ट एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी है, वही सेम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो ये ग्राफ है, देखो पहले इधर से V स्टार्ट हो गया और E बाद में है, तो दोनों इधर कहीं तो एक पॉइंट में क्रॉस करेगा। सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो ये ग्राफ आप एग्जाम में ड्रॉ करेंगे। एक टोटल क्वेश्चन को और क्वेश्चन है, उसका पार्ट ए, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, an electron is revolving around the wire as its center with a constant velocity in a circular plane perpendicular to the wire. Deduce the expression for its kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमें बनाना है। एक हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, मतलब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को फॉर्मूला ई का यूज़ करना है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द चार्ज वायर, और दैट इज इक्वल टू उसको अगर रोटेट करना है तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होता है। नाउ हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय E into E. This, now first of all, infinitely long charged wire produces a radial electric field that E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r. Then the revolving electron experiences electrostatic force and provides a necessary centripetal force, that is E is equal to E into capital E is equal to mv square upon r. Then E पुट करो कैपिटल ई का वैल्यू, इसमें क्या मिलेगा, E लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। सो r को इस साइड ले, r कट हो जाएगा, mv स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका बी क्वेश्चन है, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी एंड इसमें देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये ग्राफ मिलेगा के एंड लैम्डा का लीनियर। इसका सी पार्ट है,
5 point charges, each of charge plus q are placed on the 5 vertices of the rectangular hexagon of side L. Find the magnitude of resultant force on a charge minus q placed at the center of the hexagon. सेंटर में माइनस क्यू रखा है और साइड में सब वो कितना है, चार्ज कितना है 5 पर, ये फिगर में सॉरी प्लस क्यू लिखा है, बट इधर कुछ चार्ज नहीं, इधर कुछ. The forces due to the charges placed diagonally opposite at the vertices of hexagonal on the charge minus q cancel in pairs. Hence, net force is due to one charge only. That is equal to, इधर कोई तो एक चार्ज है, इसकी वजह से होगा, तो होगा F is equal to 1/4 epsilon naught q square upon L square. Question number 32. Derive an expression for force per unit length between two long straight parallel current carrying a conductor. Hence define SI unit of current. SI unit of current आपको ये फोर्स के हिसाब से लिखना है, तो ये ऐसा नहीं लिखना कि R इक्वल टू वी अपॉन आई, इससे इस फॉर्मूले से नहीं है, ये फोर्स के हिसाब से आपको SI यूनिट लिखना है. पहला हम लोग फोर्स का डेरिवेशन करेंगे. आपको पता है इसके पहले वाला 2-3 पेपर में हमने देखा था लाइक करंट, अनलाइक करंट, लाइक करंट अट्रैक्टेड, अनलाइक करंट रिपेल, तो उसका डेरिवेशन करना है. दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L एंड डिस्टेंस बिटवीन, इधर दिए है डायग्राम देखो, डिस्टेंस बिटवीन देम इज d दिया है. So, when two parallel conductors carrying a current are placed near each other, each conductor is in the magnetic field due to the other, and therefore each conductor is acted upon by a force. The magnetic field B at a distance A from infinitely long and straight conductor carrying a current I is given by, तो एट ए डिस्टेंस इसको हम लोग D मान लेते हैं, नहीं तो आप लोग A भी ले सकते हैं. देन D इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई D. द डायरेक्शन ऑफ B कैन बी डिटरमिन बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल. नाउ ये फॉर्मूला B मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. एट ए डिस्टेंस D कितना हो सकता है, वो हम एम्पेयर लॉ से प्रूव किए. नो करंट्स इन द सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है. सपोज I1 इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, फर्स्ट वायर, इधर से I1 फ्लो है. देन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा अपोजिट एंड फोर्स इनवर्ड लेफ्ट टू राइट. एट द सेम टाइम व्हेन करंट I2 इज फ्लोइंग थ्रू द wire 2, then the magnetic field direction again this side and force from right to left. So these two forces are equal, and these two forces, due to these two forces, these wires come towards each other, means there is a attractive force. So इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, लेंथ L है इसका, और B क्या है, कितना मिल रहा है करंट I1 की वजह से, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई D. ये मैग्नेटिक फील्ड करंट I1 से मिल रहे. देन सेकेंड वायर में फोर्स कितना लगेगा, द सेकेंड कंडक्टर कैरिंग करंट I2 इज परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड B1 एंड इट इज देयरफॉर एक्टेड अपॉन बाय फोर्स F2, दैट इज गिवन बाय F2 इज इक्वल टू I2 L B1. सो B1 का वैल्यू पुट करो, क्या मिलेगा, म्यू नॉट I1 I2 L upon 2 pi D. According to Fleming's left hand rule, this force is horizontal and it is directed towards the first conductor. Thus, in a similar manner, the second conductor produces a magnetic field B2. Second conductor magnetic field B2 produce करेगा conductor 1 में. Then what happen? At every point of the first conductor, which according to right hand rule is directed vertically upward, and its magnitude is given by B2 is equal to म्यू नॉट I2 2 पाई D. ये वैल्यू मिल गया. फिर फोर्स इसके में से करंट I1 फ्लो होने की वजह से जो फोर्स बनेगा वो फोर्स क्या है, F1.
F1 is equal to I1 L B2. Then put the value of B2. Then F1 is equal to mu naught I1 I2 L upon 2 pi D. According to Fleming's left hand rule, this force is horizontal and directed towards the second conductor. From equation 2 and 4, F1 is equal to F2, that is say F. So that the final equation F is equal to mu naught I1 I2 L upon 2 pi D. The force of attraction per unit length of each conductor is given by, ये L इसको F को डिवाइड करो तो स्मॉल f is equal to कैपिटल F upon L, that is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi D. करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही मिलेगा आपको, सिर्फ ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो रिपेल करेगा. ये करंट ऊपर नीचे की तरह आ रहा है और ये करंट ऊपर की तरह से आ रहा है. देन इधर फोर्स सेम F is equal to mu naught and I1 I2 divided by 2 pi D, बट डायरेक्शन इनके बीच वाला जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स होगा. Now definition of 1 ohm current, sorry 1 ampere current. 1 ampere current, you know, हम लोग ये ऊपर वाला फोर्स देखो, ये फोर्स में I1 I2 को अगर हम लोग I1 I2 को अगर 1 मान लिया 1 एम्पियर और दोनों के बीच वाला डिस्टेंस भी 1 कर दिया 1 मीटर, then what is the formula? Force per unit length of a conductor is equal to mu naught upon 2 pi, mu naught upon 2 pi, then that is equal to 2 into 10 to the power minus 7. So that means इधर हम लोग 1 लिए ऑलरेडी, तो करंट क्या है 1 एम्पियर. then 1 ampere current is that current which flowing through two long wire, very long straight parallel conductor kept 1 meter apart in a free space, produces a force. वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट. produces a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter length of each conductor. How will you define 1 ampere current? 1 ampere current, current of 1 ampere is that current which when flowing through each of two very long straight parallel conductors kept 1 meter apart, 1 meter apart in a free space, produces a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter length of each conductor. इसका B पार्ट है, draw graphs showing dependence of force on, force I1 I2 के ऊपर डिपेंड है, when D is kept constant. इसी फार्मूला से I1 I2 के ऊपर डिपेंड है तो D कांस्टेंट रखा. सेकेंड पार्ट का है फोर्स ऑन D, force on D when product I1 and I2 is maintained at a constant positive value. फिर next force on D, force and D के बीच में, इन दोनों के बीच वाला ग्राफ होगा when product I1 I2 is maintained at a constant negative value, एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो उसके लिए यही फॉर्मूला यूज होगा. इस फॉर्मूला से आप लोग ग्राफ बना सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प लेके. वो ग्राफ होगा पहले वाला फोर्स एंड I1 I2 का ऐसा ग्राफ होगा, सेकेंड फोर्स एंड D के बीच में ऐसा ग्राफ होगा जब I1 I2 पॉजिटिव होंगे. जब I1 I2 का जो कांस्टेंट का जो वैल्यू रहेगा नेगेटिव होगा तब ये ग्राफ होगा F एंड D के बीच में. ये तीनों ग्राफ थोड़ा सा याद करना. तो इसका और क्वेश्चन है तो 32 का, a particle of charge Q is moving with velocity v in presence of crossed electric field E and magnetic field B as shown in figure. Write the condition under which the particle will continue moving along x-axis. How would the trajectory of the particle be affected if the electric field is switched off? देखो इधर क्या क्या दिया है, ये एक्स एक्सिस में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं एंड वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर एंड जेड एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इज देयर. देन राइट द कंडीशन अंडर व्हिच द पार्टिकल will continue moving along x axis.
उस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए. दिस इज अ कंडीशन. एंड अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ किया, देन only magnetic field is there, magnetic field acting on the force. If magnetic field is perpendicular to the velocity, the particle moving in a circular path. तो इस फॉर्मूले से आप ये एक्सप्लेन करेंगे. F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी इंटू बी, ए बार क्रॉस बी बार. तो इसमें टोटल फोर्स क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स. सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स होगा, तब पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाएगा. सेकंड केस में क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, देन वेलोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन बी. दिस कंडीशन कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट द चार्ज पार्टिकल ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी आउट ऑफ बीम containing the charges moving with a different speed. So the crossed E and B fields therefore serve as a velocity selector. Then trajectory becomes helical about the direction of magnetic field. तो हेलिकल पाथ में आ रहे तो पहले क्या होगा? वो सर्कुलर पाथ में हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ किया तो अगर वो एनी डायरेक्शन में जा रहे, अगर परपेंडिकुलर नहीं है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी कोई भी डायरेक्शन में होगा तो हेलिकल होगा, और दोनों परपेंडिकुलर. इस डायग्राम में तो परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं, परपेंडिकुलर अगर होगा तो वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा. हाँ, इस क्वेश्चन का बी पार्ट. अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ohm and the meter shows full scale deflection for a current of 3 milliampere. How will you convert the meter into voltmeter of range 0 to 18 volt? तो इसके लिए ये जो दिया है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 12 एंड रेंज मतलब वोल्टेज दिया है एंड आई जी दिया है करंट. ये वैल्यू पुट करेंगे आर फाइंड आउट करने के लिए. जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर को. सो आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी. तो इससे आपको ये वैल्यू मिलेगा. ए बिग रेजिस्टेंस 5988 ओम, ये बिग रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में कनेक्ट किया तो गैल्वेनोमीटर 0 to 18 वोल्ट रीड करेगा. 0 to 18 वोल्ट रीड करेगा, वो वोल्टमीटर बन गया. क्वेश्चन नंबर 33. एक्सप्लेन हाउ द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन डायोड चेंजेस व्हेन द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस. फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होता है एंड रिवर्स बायस में इंक्रीज होता है. अंडर द फॉरवर्ड बायसिंग the applied potential difference causes field which acts opposite to the potential barrier. This result in reducing potential barrier and hence the width of the depletion layer decreases. इधर दिया हो और ये width डिक्रीज हो गया, और इधर इंक्रीज कैसा होता है देखो रिवर्स बायस में. अंडर द रिवर्स बायसिंग द applied potential difference causes a field which is in the same direction as the field due to the internal potential barrier. This results in an increase in barrier voltage and hence the width of the depletion layer increases. इसका बी पार्ट है. ड्रॉ IV characteristics of PN junction diode. Answer the following question giving reasons. Number 1. Why is the current under a reverse bias almost independent of applied potential up to critical voltage? Second, why does the reverse current show a sudden increase at the critical voltage? पहला का आंसर है इन द रिवर्स बाइसिंग द करंट ऑफ ऑर्डर ऑफ माइक्रो
ampere is due to moment oblique drifting of minority charge carriers from one region to another through the junction. In reverse bias, current of order of micro ampere is due to moments or drifting of minority charge carriers from one region to another region through a junction. A small applied voltage is sufficient to sweep the minority charge carriers through the junction, so reverse current is almost independent of critical voltage. Second part है, at a critical voltage or a breakdown voltage, a large number of covalent bonds break, resulting in the increase of large number of charge carriers. Hence, current increases at a critical voltage. उसका ग्राफ इधर दिए, तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है. ये ब्रेकडाउन वोल्टेज में सडन करंट इंक्रीज हो गया. इसका और क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय वोल्टेज of 50 kilohertz. Determine the de Broglie wavelength associated with the electrons. If other factors such as numerical aperture etc. are taken to be roughly the same, how does the resolving power of an electron microscope compare with that of an optical microscope which uses yellow light? वेवलेंथ दिया है उसका 5.9 into 10 to the power minus 7 मीटर. इसमें डी बर्गली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट फी, मतलब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. फी का वैल्यू दिया है, वी का वैल्यू पुट करो तो आपको डी बर्गली वेवलेंथ मिलेगा. फी का वैल्यू पुट करने के बाद लैम्डा इज इक्वल टू दिस 5.5 into 10 to the power minus 12. Then wavelength of yellow light, उसका wavelength दे दिया है, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखो, उसका फॉर्मूला है 2 म्यू, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा, वेयर डी मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम सेपरेशन. सो इधर आप लोग डी ले सकते हैं, नहीं तो लैम्डा ले सकते हैं. सो फॉर अ कांस्टेंट न्यूमेरिकल एपर्चर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा. सो रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका लैम्डा का वैल्यू दिया है इधर, और रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसके लिए ये ऊपर लिखा है और ये नीचे लिखा है, तो इसका आंसर है 1.07 into 10 to the power 5. That is resolving power of electron microscope is 105 times the resolving power of optical microscope. तो ये रिजॉल्विंग पावर आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से कट कर दिया रिजॉल्विंग पावर का. आप इससे फॉर्मूला याद रख सकते हैं, और ये तो होगा आपका डी ब्रोगली का, तो इसका रिजॉल्विंग पावर का आपको फॉर्मूला याद करना है. इसका बी पार्ट है, अ रे ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ hollow glass prism as shown. Trace the path of light. Is there dispersion or deviation justified? इधर डिस्पर्शन नहीं होगा क्योंकि हॉलो प्रिज्म है. इधर मैंने डायग्राम में बनाया, देखो ये ऐसा होगा, उसका पाथ इधर आके फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके फिर ऊपर जाएगा. तो ये पाथ क्लियर ऐसे ही बनाना है आपको एग्जाम में. तो वाइट लाइट पासिंग थ्रू द hollow prism which is neither dispersion nor deviation, because hollow prism contains air which does not occur dispersion. Face AB and AC of the hollow prism behave like a parallel sides of glass plates. The beam is laterally deviated at each of the two reflecting faces. However, the rays of different colors emerge parallel to each other. तो इसके लिए ये डायग्राम ऐसा बनाना है, इधर डिस्पर्शन भी नहीं, डेविएशन भी नहीं.
ये थोड़ा सा लैटरल डेविएशन में नीचे आ जाएगा। अभी ये 7 नंबर क्वेश्चन पेपर का हो गया। तो 8 नंबर क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो भी 2 पार्ट में। धन्यवाद।